So, hello everyone, and welcome to the lecture number 14th of GK PYQ series part 2, which is important for your all SSC exams. And one thing कि कल आप लोगों के नोट्स विजिबल नहीं थे एप्लीकेशन पे, इसी वजह से मैंने उनको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था। बाकी वो आपके ऐप में ही मिलेंगे वो, क्योंकि विजिबल नहीं थे कल और क्योंकि थोड़े नए फॉर्मेट के नोट्स थे, इस वजह से मैंने कल वहाँ पे शेयर कर दिया। बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ डैश डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि डैश का पिट्स इंडिया अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था। पिट्स इंडिया एक्ट, अभी है क्या पिट्स इंडिया एक्ट, उसको थोड़ा सा समझो। ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी थी जिसका गठन होता है 1600 को, और 31 दिसंबर 1600 को इसको चार्टर मिलता है। ये चार्टर एक्वायर करती है फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन, जो उस समय की महारानी थी ब्रिटेन में। बिकॉज आपको ही पता है ब्रिटेन में अभी भी जो हेड होता है वहाँ का, वो रानी या राजा, दैट इज़ हेरिडेटरी हेड होता है। तभी हम बोलते हैं ब्रिटेन इज़ नॉट अ रिपब्लिक बट इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। यही डिफरेंस है इंडिया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, बिकॉज दोनों कंट्रीज़ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअल में वहीं से ही लिया है। तो ये ट्रेड का राइट्स इनको मिला 1600 में कि जाओ और तुम जाके ईस्ट इंडिया में वहाँ पे पूरी तरह से रूल कर सकते हो, और सिर्फ तुम ही, मतलब नॉट रूल कर सकते हो, तुम ही सिर्फ ट्रेड कर सकते हो वहाँ पे। यानी कि एक तरह से ये कॉमर्शियल बॉडी के तौर पे बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ ट्रेड करने के लिए। जैसे कि हमारे मोदी जी अंबानी जी को चार्टर दे दें कि जाओ तुम एक देश है बुर्किना फासो अफ्रीका में, वहाँ पे तुम ट्रेड कर सकते हो पूरी तरह से, सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको पता है स्वामित्व काफ़ी स्थापित होता गया, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। और 1608 में सबसे पहली बार ये इंडिया में लैंड करती है ये कंपनी। ठीक है, इंडिया आती है और धीरे धीरे ऐसे करके जो है रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ही पहले, यानी कि तकरीबन बोल सकते हैं हम 18 सेंचुरी पे। 18 सेंचुरी मतलब वही 1770s के टाइम पे। तो उसने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि करप्शन बढ़ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इंडिया काफ़ी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, बिकॉज बहुत कुछ इंडिया में है जो वहाँ से हम लूट सकते हैं एक तरह से। ये ब्रिटिशर्स ने सोचा, और इस सोच के साथ उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना चालू किया। तो सबसे पहले यहाँ पे पारित किया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि जो कंपनी के एक तरह से एम्प्लॉयज़ हैं वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि करते क्या होते हैं, प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाते थे, ब्राइबरी कर देते थे और ढेर सारा पैसा ब्रिटेन में लेके जाते। तो ये चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गई। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इस एक्ट में ये थी कि सबसे पहली बात तो गवर्नर ऑफ बंगाल को इस एक्ट के थ्रू, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और उस समय वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल था, तो वही आपका पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बन जाता है। वैसे तो ये हमने पूरा चैप्टर भी रिसेंटली फिनिश किया अपनी 11M वाली क्लास में, बट फिर भी मान लेते हैं वो आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो वही कंसिडर करके यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। तो वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना। इज दैट क्लियर? इसमें एक प्रोविज़न और था कि एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया जाएगा, फिर सेटअप किया जाएगा कहाँ पे, कलकत्ता में। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। अब यहाँ पे फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1773 के बाद। वैसे तो और आता है 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, बट इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ, इसको सेटलमेंट बोलते हैं। ये 1784 में जो क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। और इस पिट्स इंडिया एक्ट में ये प्रोविजंस थे, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर स्थापित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर यहाँ पे पहले एग्जिस्ट करता था पहले से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता था कॉमर्शियल फंक्शंस को देखना, सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और सी से कॉमर्शियल, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं वाणिज्यिक फंक्शंस को देखना। बट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखने के लिए अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर भी स्टैब्लिश कर दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। इसके बाद कुछ दो और एक्ट आते हैं, उनको देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर कोई और क्वेश्चन आएगा तो बाकी के हम लोग एक्ट्स देख लेंगे। 1813 का जो एक्ट आया था, इसने क्या क्या किया था, सबसे पहली बात तो इसने क्रिश्चियन मिशनरीज़ भेजे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज़ भेजे इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। प्लस इसने और क्या किया,
1 लाख रुपए सेट असाइड किए टू बी स्पेंट इन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसने की ये की कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के को एक तरह से उसके कॉमर्शियल फंक्शंस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। पूरी तरह से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट कॉमर्शियल फंक्शंस को एंड कर दिया। कैसे एंड किया वो समझिए, यानी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती है एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना को छोड़ के बाकी किसी मैटर पे ट्रेड नहीं कर सकता ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके ये जो 2 राइट्स हैं इनको भी 1833 में छीन लिया गया। ठीक है, 1833 का जो एक्ट आया था, यानी कि 1833 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बन गई प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये क्या बन गई? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यानी इसके एक तरह से कॉमर्शियल फंक्शंस को पूरी तरह से एंड कर दिया गया 1833 में। 1833 में एक और काम हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये चीज़ याद रखिएगा। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक से आपको क्या क्या चीज़ें याद आनी चाहिए कि इसने सती प्रथा इसी के टाइम पे ख़त्म हुई थी 1829 में। इसने सर्किट कोर्ट्स को अबॉलिश किया और साथ ही साथ इसको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोलते हैं। क्लियर है? और एक चीज़ कि 1833 वाला जो एक्ट था, इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन ऑफ सिविल सर्विसेज। इसने सिर्फ अटेम्प्ट किया इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज, बट ये इंट्रोड्यूस किया नहीं। इंट्रोड्यूस किया 1853 के एक्ट ने, बस इसने अटेम्प्ट किया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। स्वामी विवेकानंद जी की डेथ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की जाती है? 1 जुलाई, 4 जुलाई, 1 अगस्त या फिर 4 अगस्त? तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की मतलब इनकी बॉर्न कब हुए थे, यानी कि बर्थ डेट क्या है इनकी? तो 12 जनवरी 1863 इस दिन इनका जन्म हुआ था। और इसी दिन 12 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल यूथ डे। इनके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये थे, सबसे पहली बात तो इन्होंने 1893 में जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इन्होंने जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था यूएसए में, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो शिकागो में हुआ था आपका यूएसए में, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और इनके स्पीच भी काफ़ी वायरल है जो स्टार्ट होती है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इनकी कुछ बुक्स हैं, बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए कोई ना कोई बुक्स। तो एक है इनकी राजयोग और एक है कर्मयोग। राजयोग एंड कर्मयोग। इन्होंने 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, रामकृष्ण मिशन, उनके नाम पे इस मिशन की स्थापना ये करते हैं। ठीक है, कब? 1897 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? बेलूर मठ में होता है। ठीक, और एक चीज़ कि इनके नाम पे एक रॉक मेमोरियल भी बना हुआ है, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वो बना हुआ है आपका किस स्टेट में? आपको हिंट देता हूँ, ये बताता हूँ, लेकिन अब पहले गेस करने की कोशिश करिए। इस स्टेट का जो कोयपन क्लासिफिकेशन है दैट इज़ कैपिटल ए और स्मॉल एस। ये स्टेट को हम कोरोमंडल, इस स्टेट में जो कोस्ट मिलती है उसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ रिट्रीटिंग मानसून की वजह से रेनफॉल होती है और क्लाइमेट चेंज एक्शन पे पहला ड्राफ्ट लाने वाला ये हमारा पहला स्टेट भी अभी रिसेंटली बना था। और ये इससे मुझे याद आया कि करंट अफेयर्स की जून की मैंने पीडीएफ शेयर कर दी आप लोगों की, तो उसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, रिवाइज़ करेंगे। और फिर उसकी चीज़ें भी यहाँ पे मैं लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ। अभी मैं इस वजह से नहीं करता हूँ बिकॉज अभी आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसको पढ़ा नहीं होगा, तो एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसकी चीज़ें भी यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा ताकि आप हम लोग उसको भी रिलेट करके यहाँ पे सारी चीज़ें पैरेलली रिवाइज़ करते रहें, करंट अफेयर्स को भी। ठीक, हेडक्वार्टर बनाया इन्होंने 1897 बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन का। और इनकी डेथ होती है 4 जुलाई 1902 को। ये 39 साल यानी 39 ईयर्स ऑफ एज तक ये जीवित रहते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। डेथ को लेके काफ़ी मतलब वो है कि मतलब इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मैं 40 साल से ज़्यादा नहीं जीऊँगा। और एक दिन वो गए मतलब मेडिटेशन के लिए और उसके बाद मतलब उन्होंने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए, ये बोला जाता है। बट क्या है सच्चाई मुझे नहीं पता है। ऑप्शन नंबर 2 4 जुलाई इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
और ये इनका कोट एक देख लीजिए, टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज़ इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द डैश। तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो डैश के एक अलग हिस्से में है। तो ये तृप्ति की बात कर रहा है, तृप्ति भूख वाली, और कोई वाली तृप्ति नहीं, ये भूख की तृप्ति की बात कर रहा है। किससे मिलती है आपको? बाकी तृप्तियाँ भी इसी से मिलती हैं। खैर, पिट्यूटरी ग्लैंड, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन या फिर हिंड ब्रेन। तो भी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि ब्रेन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, मेजरली फ्रंट ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन तो बहुत ही छोटा होता है, मतलब ना के बराबर होता है एकदम, आप समझ सकते हो, ठीक है। हिंड ब्रेन बहुत ही छोटा होता है, इससे भी जितना यहाँ पे दिख रहा है उससे भी छोटा। अब जो फोर ब्रेन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए, पेन के लिए, सेंसेशन के लिए। इसके हमने 3 पार्ट देखे थे, अगर आप रिकॉल पर कर पा रहे हो। एक तो हमने सेरिब्रम देखा था, दूसरा हमने देखा था हाइपोथैलेमस, शॉर्ट में मैं हाइपो लिख रहा हूँ, और तीसरा हमने देखा था थैलेमस। इन तीनों के फंक्शंस क्या थे? सेरिब्रम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ये रिस्पॉन्सिबल था मेमोरी के लिए। हाइपोथैलेमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। हंगर हो गया, ठीक है, थर्स्ट हो गया, प्यास हो गई आपकी, तो प्यास बुझाने का काम भी हाइपोथैलेमस ही सारा करता है, आपको रियलाइजेशन देता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस की अगर बात करें तो जो एक्सटर्नल पेन या फिर सेंसेशन है वो आपको थैलेमस के थ्रू मिलता है। मिड ब्रेन की अगर बात करें तो ये आपके कंट्रोल करता है जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस में आपके क्या क्या आ जाते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस में आ जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल विजन, ठीक है, विजन हो गया, हियरिंग हो गया, जो आपका पीपल का साइज़ होता है, ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये होते हैं इसके द्वारा। और अगर हम बात करें, ये आपका होता है हिंड ब्रेन, और ये जो हिंड ब्रेन है इसके भी 3 पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे। एक तो सेरिबेलम, सेरिबेलम जब किसी का बेल जाता है तो वो नाली में डोल जाता है। मतलब कि अगर किसी ने पी ली, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गया कि अगर किसी ने बहुत अल्कोहल चढ़ा लिया तो वो फिर क्यों ऐसे डगमगा के चलता है और नाली में सुबह पाया जाता है। नाली वाला तो मैंने ऐड किया, बट ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछता है, सेरिबेलम उसका इफेक्ट होता है, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। फिर एक होता है पॉन्स, पॉन्स किसको क्या करता है? यहाँ पे होता है पॉन्स, ये ब्रेन को, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, ऐसे करके, जैसे ये ब्रेन हो गया, ये पॉन्स और ये स्पाइनल कॉर्ड, तो ये पॉन्स है आपका, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। इट कनेक्ट्स, ठीक है, वैसे तो नोट्स आई थिंक इसके बने होंगे, इट कनेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और लास्ट हमारा मेरू मज्जा, दैट इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या होता है? ये काम करता है आपके, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ANS वाले, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गई, ठीक है, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ये सब जो काम होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। और हमने साइनैप्स के बारे में भी कुछ पढ़ा था, याद करिए साइनैप्स क्या था, रिकॉल करिए जल्दी से। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर यहाँ पे, इससे मुझे एक चीज़ और याद आई, यहाँ पे मैं आपको ये बताना भूल गया, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये इसका आंसर तमिलनाडु होगा। इसका सही आंसर होगा आपका सेंसेशन ऑफ बीइंग फुल, ठीक है, तो ये आपका फोर ब्रेन होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, हंगर, थर्स्ट, कौन एसोसिएटेड है? हाइपोथैलेमस। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, दैट इज़ कि आपका एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ये अभी तक मैंने पार्ट 2 में नहीं करवाया, पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था, ईटिंग डिसऑर्डर, उसका नाम क्या होता है? हिंट देता हूँ, बोहेमिया। ऑप्शन नंबर 3 फोर ब्रेन, इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन में ही होता है, और इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, और इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये बाकी जो, ठीक है, जो अदर ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है, अदर जो ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट करता है। ये जो हमारे देखो 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। अभी मैं उसको डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज अभी नहीं होगा, तो जो बायोलॉजी के हम लेक्चर्स कर रहे हैं सुबह, ठीक है, जो मॉर्निंग में करते हैं 11 AM पे, अभी तो कल ही ये लेक्चर आने वाला है रिगार्डिंग दिस ब्रेन, कल ही हम लोग का ये ब्रेन वाला टॉपिक होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी अगर कोई ग्लैंड का आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको करवा दूंगा, जो मतलब आप चिंता मत करो, अगर वो फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको करवा दूंगा पूरा, ठीक है। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ये सब क्या होते हैं? जैसे एंडोक्राइन क्या होते हैं? हार्मोन सेक्रीट करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में करते हैं, उनको डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो एक्सोक्राइन होते हैं उनको डक्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो एंजाइम सेक्रीट करते हैं। तो वो चीज़ हम देखेंगे कि हमारा मास्टर ग्लैंड होता है जो बाकी ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। और जो साइनैप्स होता है, ये 2 न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, या फिर एक न्यूरॉन को जो डेंड्राइट होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, मैं यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। न्यूरॉन कुछ इस तरह का होता है, मतलब ड्राइंग में तो मेरी माशाअल्लाह खैर है ना,
तो इस वजह से थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, ठीक है। इस तरह से होती है आपका, तो ये जो होता है आपका दैट इज़, यहाँ पे होते हैं आपके डेंड्राइट। डेंड्राइट का मतलब क्या होता है? रिजेंबलिंग लाइक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। ये डेंड्राइट होते हैं। ये होती है आपकी सेल बॉडी, ये होती है आपकी सेल बॉडी, ये होता है आपका न्यूक्लियस, ये डंडी आप देख रहे हैं दैट इज़ योर एक्सन, और ये है आपकी नर्व एंडिंग, ठीक है। तो एक की डेंड्राइट और दूसरे की नर्व एंडिंग के बीच में जो गैप होता है, ये एक न्यूरॉन ऐसे दूसरा न्यूरॉन होगा जिसका डेंड्राइट होगा ये, तो एक की नर्व एंडिंग और दूसरे के डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है दैट इज़ कॉल्ड ए साइनैप्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल इनकम। तो जो नेशनल इनकम है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब व्हाट इज़ नेशनल इनकम, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। तो नेशनल इनकम होता है आपका, चलो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट, और पूरा नेशनल इनकम को कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आपको नेशनल इनकम में डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, और फिर मैं बार बार इस चीज़ को लिखूंगा नहीं आराम आराम से, फिर हम लोग सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब ये जो वर्ड है ना फाइनेंशियल ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम के अंडर में ही हम पढ़ते हैं। पहली बात तो एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देता हूँ कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये है हमारी नेशनल इनकम, इसको कैलकुलेट करने के होते हैं 3 मेथड्स। वो 3 मेथड्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ। एक तो होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा होता है आपका इनकम मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेशनल इनकम है वो डिफरेंट इसके मेजरमेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये है आपका एक जीडीपी मेजरमेंट होता है। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसका जो डेफिनेशन होता है फाइनल, जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं हिंदी में, फाइनल वैल्यू ऑफ all goods and services produced within the territory of the country, not within the financial, within the territory within a financial year। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इन जनरल था इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में कितना मॉनेटरी वैल्यू गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज राष्ट्रीय आय या फिर नेशनल इनकम। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये टेरिटरी वर्ड लगा देता हूँ, यानी कि ये भारत देश है, इस भारत की टेरिटरी के अंदर जितना वैल्यू का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, दैट विल बी टर्म्ड एज जीडीपी। क्लियर? अब अगर मैं बात कर लूँ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो पता है क्या होगा? सारी चीज़ें सेम रहेंगी। फाइनल वैल्यू यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within, not within, produced by the nationals of a country, that mean यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है? who produces it। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ इसके बीच में। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे अक्षय कुमार है, ठीक है, फिर प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा यूएस में कोई फिल्म कर रही हैं, वहाँ पे वो अर्न कर रही हैं। विल दैट बी इंक्लूडेड इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? द आंसर इज नो, बिकॉज वो इंडिया की टेरिटरी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। वो सर्विस या फिर गुड तो नहीं, वो खैर सर्विस मतलब कि मूवी वगैरह करती हैं तो सर्विसेज में आएगा, तो वो उसमें जीडीपी में काउंट नहीं होगा, लेकिन वो जीएनपी में काउंट होगा अगर वो इंडिया की नेशनल है तो। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो इंडिया की सिटीजनशिप ले रखी है कि नहीं ले रखी, तो अगर ले रखी हैं तो इसमें जीएनपी में वो काउंट होगा, जो भी हमारे नेशनल्स होते हैं वो काउंट होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, वो यहाँ पे कुछ भी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और गुड प्रोड्यूस कर रही है, उसकी जो वैल्यू होगी वो जीडीपी में काउंट होगी, बट वो जीएनपी में काउंट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं माहिरा खान आई, यहाँ पे किसी मूवी में काम किया शाहरुख खान के साथ, ठीक है। अब उनका जो भी अर्न करेंगे उसको हम जीडीपी में तो ऐड करेंगे, बट जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे। यहाँ से एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन आता है रिपीटेडली। अब जीडीपी से अगर हमें जीएनपी में जाना है तो पता है सिर्फ क्या कर देना है, हमें NFIA ऐड कर देना। व्हाट इज़ दिस NFIA? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्यों? क्योंकि भाई मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें जीडीपी से जीएनपी चाहिए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसलिए हमने जोड़ा फ्रॉम अब्रॉड। मान लेते हैं अब्रॉड में हमारे कुछ नेशनल्स काम कर रहे हैं, उनकी इनकम
माइनस यहाँ पे जो दूसरे देशों के जो नेशनल्स काम कर रहे हैं उनकी इनकम, तो हमें क्या मिल जाएगी, जीएनपी शॉर्ट में मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो नेट फैक्टर इनकम अगर आप जीडीपी में जोड़ देंगे फ्रॉम अब्रॉड तो आपको जीएनपी मिल जाएगा। और अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ, मुझे अगर ग्रॉस से नेट चाहिए, यानी कि अगर मुझे जीडीपी से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, या फिर मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे कैसे मिलेगा। सिर्फ मुझे एक काम कर देना है, मुझे डेप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, डेप्रीसिएशन माइनस कर देना है, बस सब्ट्रैक्ट कर देना है, मुझे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई लैपटॉप लिया, अब जिस उसकी वैल्यू घट रही है ना, वो डेप्रिशिएट हो रहा है ना, जो हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती है विद द टाइम। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे ऐसे कुछ भी पूछ ले, तो जब जीडीपी में डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो एनडीपी मिल जाएगा, और अगर जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो एनपी मिल जाएगा। मोस्टली क्वेश्चंस आपके इसी स्लाइड से हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये बात बिल्कुल सही है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, और फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। यानी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। पढ़ लीजिए, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू एंड सो ऑन। अब पढ़ लीजिए पूरा, मैं आपको रदरफोर्ड का पूरा समझाता हूँ किस तरह से उन्होंने किया। रदरफोर्ड ने क्या किया, इससे पहले ईयर 1808 में 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है, ये आपको यहाँ पता होगा कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी की परमाणु का सिद्धांत दिया था। इनकी एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है एटम, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे डाल्टन जी ने बोली अपनी एटॉमिक थ्योरी जिन्होंने 1808 में दी। रदरफोर्ड ने बस एज अ मैटर ऑफ क्यूरोसिटी ये जानना चाहा कि एटम के अंदर क्या कुछ होता है नहीं होता है, और उन्होंने एक तरह से डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसको पूरी तरह से सही मान रहे थे। फिर इन्होंने किया एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कब किया, ये इन्होंने अपनी थ्योरी कब दी, इन्होंने सारी चीज़ें कब करी, ये उसी ईयर करी। मैं आपको हिंट देता हूँ, गेस करिए, जिस ईयर ये अनाउंस हुआ था कि कलकत्ता नहीं अब इंडिया की कैपिटल दिल्ली होगी। बताइए, गेस करिए। तो यहाँ पर इन्होंने गोल्ड फॉयल को लिया। अब गोल्ड कोई क्यों लिया, इतना महंगा आता है, रदरफोर्ड ने बाकी क्यों और नहीं चूज़ कर लिया। तो गोल्ड इसलिए चूज़ किया बिकॉज गोल्ड होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को, किसी मेटल को थिन शीट्स में, हम पीट के थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकें। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको हम लॉन्ग वायर्स में ड्रॉ कर सकें। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा आपका सोना का तार बनता है। अब ये मैलिएबल होता है क्योंकि उन्हें बिल्कुल पतली सी चाहिए थी जिसमें कि बहुत ही कम नंबर ऑफ एटम हो सके, ताकि उनका जो भी वो कंक्लूजन ड्रॉ करें तो बहुत ही प्रिसाइज हो। तो इन्होंने इस वजह से लिया। अब यहाँ पे इन्होंने डबली चार्ज हीलियम एटम का डब्बा रखा और वहाँ से बम्बार्ड करवाया, ठीक है, डबली चार्ज हीलियम एटम, जिसको कि हम अल्फ़ा पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। अब ये जब और ये पॉजिटिवली चार्ज थे, कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज थे। इनको बहुत सारे सरप्राइजेज मिले, पता है, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। पहला सरप्राइज तो ये था, इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल ट्रैवल थ्रू दी फॉल अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर तो निकल गए, देख रहे हो, ज़्यादातर आपके ये निकल गए। तो इससे इनको ये पता चला कि मतलब एटम का जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, तभी तो वो निकल गए, पहली चीज़। दूसरा इनको ये ऑब्जर्वेशन मिला, सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ देखिए, ये कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं कि नहीं, यानी कि अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ है जो इसको डिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि इसी के चार्ज वाली होगी, बिकॉज वी नो कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एज द अल्फा पार्टिकल। अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो चिपका लेता उसको अपने अंदर, बट उसने डिफ्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद अंदर, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आपका ये हीलियम जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। थर्ड इज ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल ट्रैवल बैक फ्रॉम दिस फॉल। उन्होंने देखा कि बहुत ही रेयरली हो रहा है कि एक जो है पूरी तरह से रिबाउंड मार रहा है। देखो, कुछ तो ज़्यादातर पास हो रहे हैं, टर्मिनोलॉजी को ध्यान से सुनिए, ज़्यादातर पास हो रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बहुत ही कम पूरी तरह से रिबाउंड मार रहे हैं। देखिए कितनी भयंकर तरीके से वापस लौट आया। इसका मतलब है न्यूक्लियस कैरीज मोस्ट ऑफ द एटम्स मास, यानी कि एटम है जिसकी ज़्यादातर चीज़ें एम्प्टी हैं। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये निकल जा रही हैं ऐसे ऐसे। कुछ पॉजिटिव चीज़ है,
तो इसी वजह से हल्का सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जो एकदम न्यूक्लियस पे जाके हिट करता है तो ये एकदम वापस आ जाता है। जैसे मान लो पत्थर से पत्थर तुम मारो तो वो वापस आ जाएगा। तो दैट मीन कि यहाँ पे कोई बहुत भारी चीज़ है अंदर, और वो उसको नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ही एटम का पूरा मास रिसाइड करता है, तभी वो बहुत भारी और तभी अल्फा पार्टिकल एकदम रिबाउंड मार रहे हैं। और ये जो ईयर था वो दैट विल बी 1911, और एक कैपिटल शिफ्ट हुई थी 1912 में, बट अनाउंस हुआ था 1911 में, जो दिल्ली दरबार लगा था हार्डिंगे सेकेंड ने लगवाया था किंग जॉर्ज 5 के लिए। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। लियो पहला ही गलत हो गया। साइज ऑफ न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है ना, तभी तो सारे पास हो रहे हैं। अगर मान लो कि ये मतलब एकदम एब्सर्ड लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, मतलब कि एटम का साइज इतना होगा तो न्यूक्लियस इतना बड़ा होगा। अरे भाई न्यूक्लियस तो छोटा ही होगा, और बहुत छोटा होगा यहाँ पे इस केस में। अगर बड़ा होता, मान लेते हैं एटम है और ये न्यूक्लियस होता, तो सारे रिबाउंड ना मार जाते। सिंपल सा मैंने आपको चीज़ समझा दी। दैट मीन कि रदरफोर्ड ने इस अपने एक्सपेरिमेंट से एक तो प्रोटॉन की डिस्कवरी करी, बट मोर इंपॉर्टेंटली उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, केंद्रक की डिस्कवरी करी। साथ ही साथ इन्होंने प्रोटॉन की वैसे तो गोल्डस्टीन ने भी करी थी, वो उन्होंने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने बोला था पॉजिटिव रे कैनाल रेज है ये, बट नामकरण नहीं कर पाए थे उसका ये, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने वो काम करके दिया। और इन्होंने ये भी बोला कि जो एटम्स होते हैं ना, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में ऐसे घूम रहे हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट में। बट ये चीज़ को नहीं बता पाए थे। जब इन्होंने थ्योरी दी तो कुछ साइंटिस्ट आए लपक के बोलते हैं नहीं, अगर ये घूम रहे हैं तो ये गिर क्यों नहीं जाते न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि ये गिर क्यों नहीं जाते हैं इसके अंदर, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्योंकि एनर्जी लूज़ करते जाएंगे और उसके अंदर वो गिर जाएंगे। तब फिर आए हमारे बरी भैया, ठीक है। उन्होंने बोला, बोर बरी मॉडल दिया उन्होंने, और नील्स बोर, उन्होंने ये बोला कि जो हमारे एटम ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, पाथ में, वो उनकी खुद की एनर्जी है ऑर्बिट्स की, ना कि इलेक्ट्रॉन की। इस वजह से हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो सही है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। वही अभी जो मैंने आपको बात बताई, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ज़्यादातर मास है, और न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तभी हम पढ़ते हैं कि मास जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। सिंपल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और डिस्क्रीट ऑर्बिट से आपको और भी चीज़ें याद आनी चाहिए कि हमारे नील्स बोर जी ने क्या बोला था कि हमारी ऑर्बिट्स होती हैं, जैसे फर्स्ट शेल को या फिर फर्स्ट ऑर्बिट को हम बोलते हैं के, देन एल, देन एम, देन एन, और 2n² फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। n की जगह इस केस में आप 1 रखेंगे, इस केस में 2, इस केस में 3 एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इस बोर बरी मॉडल से निकालते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और एक चीज़ और बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी। तो प्रोटॉन की तो देख ली भाई, ईंट पर नाच हम लोगों ने याद किया था। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की किसने करी, च से चैडविक, दैट इज़ जेम्स चैडविक। इनमें से कौन सी वल्नरेबल स्पीशीज़ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवेदनशील प्रजाति है। हिमालयन ब्राउन बियर, हॉर्नबिल, एशियाटिक चीता या फिर एशियाटिक एलिफेंट। नो व्हाट इज़ दिस वल्नरेबल स्पीशीज़। तो हमारा एक संस्था है IUCN मतलब IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो IUCN है ये बनता है 1984 में, फ्रांस में बनता है, बट इसका जो करंट में हेड क्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, ठीक। ये अपनी एक रेड लिस्ट जारी करता है, ग्रीन लिस्ट नहीं, ठीक है। ये रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें कि स्पीशीज़ को, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब जो पेड़ पौधे, फौना मतलब जो एनिमल्स, उनको लिस्ट करता है डिफरेंट कैटेगरी में बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी। नॉट इवेलुएटेड, डेटा सफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर, क्रिटिकली एंडेंजर, एक्सटेंट इन द वर्ल्ड, एक्सटेंट। यानी कि यहाँ से धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है इसकी एक तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एशियाटिक चीता की बात करूँ, वो एंडेंजर्ड में आता है क्योंकि बहुत कम मिलता है। कुछ हमारे जैसे डायनासोर को किस कैटेगरी में रखेंगे, एक्सटिंक्ट में रखेंगे। कुछ जो एक्सटिंक्ट हो गए वाइल्ड में तो मिलता ही नहीं है। जैसे इंडिया में अगर बात करें, वैसे तो ये कंट्री स्पेसिफिक लिस्ट जारी नहीं करता, इन जनरल ये लिस्ट जारी करता है। तो चीता हमारे यहाँ 70 साल से देखने को नहीं मिल रहे थे, हमने इंपोर्ट किए, ठीक है। कहाँ पे इंपोर्ट किया ज़रा बताइए कमेंट में, और कहाँ से इंपोर्ट किए। तो वो हम इसको बोल सकते थे एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड हो गया था, बट हमारे लिए। बट IUCN ऐसे नहीं करता कि हर कंट्री के लिए जारी करता है, वो इन जनरल जारी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सॉरी, चीता जो है ना आपका, चीता ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर में आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड है ये, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन आपको इसकी देखने को मिलेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल भालू हो गया आपका, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि हाथी हो गया, तो हाथी ये सब किस कैटेगरी में आप रखेंगे खुद ही समझिए। लेकिन अगर स्पेशल तरह का है तो वो फिर बात अलग हो जाती है,
ठीक है। तो चीता जो है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। हॉर्नबिल की अगर बात करें तो हॉर्नबिल से आपको क्या याद आना चाहिए, हॉर्नबिल से आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये जो है ना एशियाटिक एलिफेंट, ये आपका एशियाटिक वाला जो एलिफेंट है दैट इज़ वल्नरेबल कैटेगरी में आता है आपका, ठीक है। अब बात करें अगर हॉर्नबिल की, तो हॉर्नबिल से आपको याद आना चाहिए हॉर्नबिल फेस्टिवल। जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। ये एक तरह का पंक्षी होता है, क्या मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई, नहीं लगी है, कोई नहीं। तो यहाँ पे नागालैंड का ये आपका एक का पक्षी होता है, और नागालैंड का मतलब वो एकदम वहाँ का इंडिजिनस नहीं है, ठीक है। माइग्रेट करती हैं ये स्पीशीज़, सर्बिया से आते हैं ये, ठीक है। जो बर्ड्स होती हैं बड़ी लंबी सी चोंच होती है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है 1 से लेके 10 दिसंबर तक, और इसको हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। एक चीज़ कि नागालैंड का जरा स्टेट एनिमल बताइए, नागालैंड का स्टेट एनिमल, और जो नागालैंड का जो स्टेट एनिमल है वही अरुणाचल प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है। स्टेट एनिमल पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अभी जो आई थिंक रिसेंट ईपीएफ एग्ज़ाम हो रहा है इसी में ही पूछे गए हैं। तो नागालैंड और अरुणाचल का जो स्टेट एनिमल है वो है आपका, इसको बोलते हैं मिथुन, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे आपको गयाल फिर गोयल करके भी दिखेगा, ठीक है। तो ये देख लेना, गयाल इसको बोलते हैं, भैंसा टाइप होता है ये, ठीक है। मिथुन इसको वैसे बोलते हैं, और कहीं कहीं पे गयाल भी लिखा मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, सिक्किम, सिक्किम का स्टेट एनिमल क्या है, ये एक बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। ये रेड पांडा में है, और ये आपका आता है एंडेंजर्ड कैटेगरी में, रेड पांडा एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकेटेड बिटवीन द जावा सी एंड द इंडियन ओशन, निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरूमध्य जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। पाक स्टेट, मलक्का स्टेट, सुंडा स्टेट या फिर कुक स्टेट। तो इस पे हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, व्हाट इज स्टेट, जल डमरूमध्य क्या होता है, डमरू क्या होता है भाई, डमरू इस तरह से होता है, ठीक है, सब जानते हैं डमरू इस तरह से होता है। नहीं, डमरू में ये पॉइंट जो है ये दो बड़े बड़े डब्बों को कनेक्ट कर रहा है। उसी तरह जो हमारा स्ट्रेट होता है वो एक नैरो वाटर बॉडी होता है, नैरो वाटर बॉडी होता है, जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने का काम करता है। इसी तरह आपका, चलिए पहले तो ये आप स्टेट समझिए। स्टेट हम लोगों ने काफ़ी पढ़ी थी, उनको ज़्यादा लोकेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपकी एक स्टेट है, ज़रा बताइए, यहाँ पे आपकी एक स्टेट है, उसका नाम बताइए जल्दी से, उसका नाम क्या है, उसका नाम बी से चालू होता है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टार, स्टेट ऑफ जिब्राल्टार कौन से दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही है, ये हमारा एस शेप का कौन सा ओशन होता है, एटलांटिक ओशन होता है। यहाँ पे आपको कौन सा सी देखने को मिलेगा, जल्दी से बताइए। तो ये हमारा एटलांटिक ओशन है, और ये क्या है, मेडिटेरेनियन ओशन है। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। मेडिटेरेनियन से मुझे याद आता है कि इसका जो कोयपन क्लासिफिकेशन होता है कैपिटल सी स्मॉल एस होता है। ये अपने सिट्रस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। यहीं पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओरिजिनेट होते हैं, जिनको कि जो पश्चिमी विक्षोभ हिंदी में बोलते हैं, जो कि आपकी जेट स्ट्रीम होती हैं, अपर ट्रोपोस्फियर में ब्लो होने वाली तेज गति से जो विंड्स होती हैं वो यहाँ पे लेके आती हैं इस मेडिटेरेनियन सी, और ये है आपका कैस्पियन सी, इसके पास से लेके आती हैं, जो हमारे विंटर्स के टाइम पे इंडिया में रेनफॉल करती हैं, जो राबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। ये जो आप यहाँ पे सी देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं सैरगैसो सी, बिकॉज यहाँ पे एक सैरगैसम करके ग्रास देखने को मिलती है। ये जो आप यहाँ पे स्टेट देख पा रहे हैं दैट इज़ योर बेरिंग स्टेट, बेरिंग जल डमरूमध्य, जो कनेक्ट कर रहा है, ऊपर आपका आर्कटिक ओशन है और नीचे क्या है आपका सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे गहरा ओशन भी है। यहाँ पे सबसे डीपेस्ट पॉइंट का नाम आपको बताना है। यहाँ पे इस्थिमिस ऑफ सुएज आप देख रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी, और ये क्या है आपका, ये है आपका रेड सी, ये आपका रेड सी, लाल सागर, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे आपकी बाबल मानदेव स्टेट है। बाबल मानदेव किसको कनेक्ट कर रहा है, रेड सी को कनेक्ट कर रहा है। ये है आपकी गल्फ ऑफ एडन, किसको, गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इसको हम गेटवे ऑफ टीयर्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप जानते हैं पायरेट्स वगैरह बहुत रहते हैं। ये जिबूटी आपका देश है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, बिकॉज आप देख पा रहे होंगे हॉर्न की तरह दिख रहा है आपका, ठीक है। तो गेटवे ऑफ क्या बोलते हैं, टीयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर जाएंगे तो आप आंसू निकल आएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, ये हमारा हॉर्मुज स्टेट, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है आपके पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये आप जानते हैं यहाँ पे हमारा पाक स्टेट है, पाक जल डमरूमध्य, जो बे ऑफ बंगाल को आपका अरेबियन सी से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और यहाँ पे आप स्टेट ऑफ मलक्का देख रहे हैं। स्टेट ऑफ मलक्का की अगर बात करें तो ये कनेक्ट कर रहा है आपका जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, साउथ चाइना सी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, किससे, इंडियन ओशंस, सॉरी हाँ अरेबियन सी से आप, सॉरी अंडमान सी से आप बोल सकते हैं, ठीक है। साउथ चाइना सी एंड इसको हम बोल सकते हैं ये आपका अंडमान सी, ठीक है, दैट इज़
अंडमान सी, या फिर इंडियन ओशन भी लिख सकते हैं बिकॉज अंडमान सी आपका इंडियन ओशन का ही पार्ट है। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ना, दिस इज़ योर सुंडा स्ट्रेट। ये सुंडा स्ट्रेट है, ये किसको कनेक्ट कर रही, ये है आपका जावा सी, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा था ना, ओके ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा आपका, जावा सी और इंडियन ओशन को कौन कनेक्ट कर रहा है, तो सुंडा स्टेट कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन आपका ये वो तो सुंडा स्टेट है आपकी, क्लियर हो गई सारी स्टेट। अब बीच बीच में इस्थमस भी आपको कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, व्हाट इज इस्थमस। इस्थमस होता है बिल्कुल स्टेट की तरह, स्टेट होता है नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, इस्थमस होता है नैरो लैंड बॉडी, ठीक है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मैं बोल सकता हूँ, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है, दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, को कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज आर इस्थमस ऑफ पनामा, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका को पूरे साउथ अमेरिका से जोड़ने का काम कर रहा है। डीपेस्ट पॉइंट अगर यहाँ पे बात करें तो दैट विल बी योर चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप इन मरियाना ट्रेंच, ठीक है, ये होगा आपका मरियाना ट्रेंच, तकरीबन 11 किलोमीटर डीप है। यानी कि हमारा अगर बात करें हिमालय की, तो हिमालय हमारा कितना ऊंचा है, 8848 मीटर, इतना ही तो है हिमालय, उससे भी गहरा है हमारा ये जो मरियाना ट्रेंच है वो। बाकी इस पर तो मैं आपका 1 घंटे तक या फिर तकरीबन आधे घंटे तक तो ऐसे ही कर ही सकता हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका है एंडीज़ माउंटेन रेंज, यहाँ पे अटकामा डेजर्ट है, यहाँ पे आपका हम्बोल्ट करंट है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी इस तरह से मिड अटलांटिक रेंज है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा सबसे बड़ा लैंडफॉर्म है, ठीक है। ये आपकी 49th पैरेलल स्ट्रेट है जो यूएसए और इसको कनाडा को सेपरेट करता है। इतनी सारी चीज़ें, यहाँ पे आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, यहाँ पे आपका कौन सा करंट है, बेंगुएला करंट है, यहाँ पे अगुलहास करंट है, यहाँ पे कैनरी करंट है आपका, यहाँ से आपका आता है कैलिफोर्निया करंट, सॉरी कैलिफोर्निया बोल रहा हूँ, सॉरी लैब्राडोर करंट, यहाँ से आपका आता है गल्फ स्ट्रीम आता है जो वार्म करंट है, यहाँ पे होता है आपका कैलिफोर्निया, यहाँ पे होता है आपका अलास्का जो कि वार्म करंट है। फिर ऊपर से आता है आपका ओयाशियो, नीचे से जाता है क्यूरोशियो, और जहाँ दो वाटर करंट मिलते हैं दे क्रिएट द बेस्ट फिशिंग जोन, और वो वर्स्ट हार्बरिंग साइट भी होती हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, यहाँ अटकामा डेजर्ट मैंने बताया, यहाँ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट क्यों वेस्टर्न साइड में होते हैं, बिकॉज यहाँ पे विंड ऑफशोर हो जाती हैं, पानी नहीं आ पाता यहाँ पर तक, और यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट भी आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। खैर अभी के लिए लिमिट करते हैं, आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सुंडा स्ट्रेट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन द एमएस वर्ड 365। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है। राइट प्रिसाइज जस्टिफाई ऑफ ए सेंटर, तो इसका सही आंसर होगा प्रिसाइज करके, इसमें कोई नहीं होता है आपका। और एक चीज़ की जैसे ना बताया था कंप्यूटर पे जल्द ही, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है काम, और जल्दी आपको लेक्चर पूरा देखने को मिलेगा। खैर अब यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मेटिंग, जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहते हैं पैराग्राफ सेटिंग में, जो एमएस वर्ड जो एमएस वर्ड होता है आपका, ठीक है, उसमें आपके रहते हैं स्पेसिंग एक होता है आपका, एक होता है आपका अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट, एक होता है आपका आइडेंटेशन, और एक और होता है इसका क्या नाम था यार, पेजिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, पेजिनेशन, ठीक है। ये आपके कुछ पैराग्राफ सेटिंग विंडो के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अदिति मंगल दास इज़ अ लीडिंग डांसर एंड कोरियोग्राफर इन द क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म ऑफ डैश। The question is Aditi Mangal Das is a leading dancer and choreographer in the classical Indian dance form of dash. And Aditi Mangal Das is a वही सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट है आई थिंक, ठीक। तो किस क्लासिकल डांस रिलेटेड है आपकी, तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली। तो अदिति मंगल दास जी की अगर बात करें तो आपके रिलेटेड है ऑप्शन नंबर 3 कथक से। बाकी आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि हम लोगों ने जो शॉर्ट्स वीडियो में डालता हूँ उसमें हमको भरतनाट्यम पूरा करवा चुका हूँ और कुचिपुड़ी दोनों करवा चुका हूँ, बट कहीं पे हम लोगों ने मंगल दास नहीं देखा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे 100% कवर्ड है, बट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ जैसे एसएससी पूछता है उसके अकॉर्डिंग 95% कवर्ड है आपके। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि अदिति मंगल दास, ये आपको थोड़ा नॉर्थ इंडिया का नेम लग रहा है रादर दैन साउथ इंडिया का नेम। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का सिर्फ एक ही डांस है एंड दैट इज़ कथक, जो कि यूपी का है। भरतनाट्यम आप जानते हैं तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, कथकली आपका केरल से दो होते हैं आपके, कथकली और मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ रखा है कि इसको पुराने नाम है सादीर और एक हर। नाट्य शास्त्र में इसके ओरिजिन्स देखने को मिलते हैं जो भरत मुनि ने कंपोज किया। इसके और भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जैसे अलारिपू वगैरह, वो अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। अभी मेन हमने क्या क्या पढ़े, एक्सपोनेंट्स इसके पढ़े हैं विद ट्रिक कि भरत ने अलार्म बजाई और अलार्म
बजते ही वो किसी ने उसने क्या किया, पद्म छुए अपने माता रुक्मणी देवी के और अपने सुंदर सी देवी मीनाक्षी और सारे भाइयों को लेके वो बाल कृष्ण लीला देखने गए और धन लाकर सो गया। इस तरह से हमने सारे एक्सपोनेंट याद किए थे। भरत से भरतनाट्यम, अलार्म से अलार्मल वैली, पद्म से पद्म सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी से रुक्मणी देवी अरुंडले, और रुक्मणी देवी रंडले राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली फीमेल थी। ये भी चीज़ आपको बताना चाहिए, ठीक है। रुक्मणी देवी रंडले और सुंदर दोस्त मीनाक्षी से मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सारे भाइयों से मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। और फिर हमने क्या देखा, बाल कृष्ण लीला, बाल से हो जाएंगे आपके बाल सरस्वती, कृष्ण से यामिनी कृष्णमूर्ति और सरस्वती लीला से लीला सैमसन। धन लाकर सो गया, धन से आपकी शांता धनंजयन और वीपी धनंजयन, और सो गया से सोनल मानसिंह। ये सारे हम लोगों ने पढ़े थे। फिर हमने ये भी देखा था कि जो हमारी मल्लिका साराभाई हैं और जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये दोनों लोग आपके भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड हैं। और कुचिपुड़ी से हमने एक और ट्रिक देखी थी। ट्रिक ये थी बाकियों को याद करने के लिए कि अगर नाम में आपको रेड्डी दिख जाए तो आपका कुचिपुड़ी ही होगा। जैसे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, ये सब आपके रिलेटेड हैं कुचिपुड़ी से। और हमने एक फिर ट्रिक देखी थी, स्टोरी देखी थी, सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए और सुंदर लड़की शोभा के साथ उन्होंने कच्ची पूड़ी खाई। अब लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको याद हैं, उतनी मैं उम्मीद करता हूँ। जो शॉर्ट्स में मैं डालता रहता हूँ तो वो इसी ऐसे डालता हूँ ताकि वो एकदम आपको स्टोरी के थ्रू सारी चीज़ें याद हो जाएँ। तो हमने सत्यम से देखा था वेम्पाता चिन्ना सत्यम, सतीश से देखा था अपर्णा सतीशम, जो कि आपके इस बार CGL एग्ज़ाम, पिछला वाला जो CHSL एग्ज़ाम, सब में आ चुका है ये, ठीक है। रिसेंट में हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है अपर्णा सतीशम। लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सत्यनारायण से आपके हो जाएंगे वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, और एक सत्यनारायण से याद रखेंगे एक और है हमारी उर्मिला सत्यनारायण, ठीक है। जो उर्मिला सत्यनारायण हैं, उर्मिला सत्यनारायण, ये आपकी भरतनाट्यम से हैं, ठीक है। ये चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, ये आपका इस बार CGL एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। कथा, सत्यनारायण कथा में गए और सुंदर लड़की शोभा के साथ उन्होंने कुचिपुड़ी खाई। तो सुंदर से हमने देखा था स्वप्न सुंदरी और शोभा से देखा था शोभा नायडू, और फिर हमने देखा था लास्ट में किसके बारे में, हलीम खान के बारे में, ठीक है, कि हलीम खान भी आपके कुचिपुड़ी से ही रिलेटेड हैं। तो अब कथक की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कथक आप जानते हैं यूपी का क्लासिकल डांस है। इस बार जो CGL एग्ज़ाम हुआ था इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज तो सबको पता होते हैं, ठीक है, कि बिरजू महाराज जिनको कि पद्म विभूषण भी मिल चुका 1986 में, 1986 में, और लच्छू महाराज ये कथक से रिलेटेड हैं। बट आपके और भी हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में CHSL और CGL दोनों में पूछा गया। वैसे तो इस पर मैं आपको एक ट्रिक वीडियो लाने वाला हूँ, जैसे कि आपकी सीरीज़ ऑफ वीडियोस चले उसमें आपको एक ट्रिक वीडियो भी मिलेगी, ट्रिक के थ्रू हम सीखेंगे। तो कामिनी और नलिनी अस्थाना से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपकी कथक से रिलेटेड है। कुमुदिनी लखिया, एक सेकेंड क्या हो गया, ठीक है, कुमुदिनी लखिया आपकी, कुमुदिनी लखिया। और इन पे क्वेश्चन इस तरह से बना था कि हु फाउंडेड कदम्ब सेंटर फॉर डांस। तो याद रखना, के से कुमुदिनी लखिया और के से कदम्ब, तो इन्होंने कदम्ब डांस सेंटर 1964 में बनाया था, ठीक है, फॉर दी कथक। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के CGL एग्ज़ाम में। और कुछ और नाम जैसे शोभना नारायण, ये पूछा गया था, शोभना नारायण, सितारा देवी, ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक। बाकी कथकली अभी हम लोगों ने ट्रिक नहीं देखी है, ट्रिक वीडियो में इसके भी आप करवा दूंगा। इसमें भी जो पूछा गया था आपके CGL 2023 में जो अभी रिसेंट में ख़त्म हुआ है, कलासम करके पूछा गया था कि एक डांस सीक्वेंस होता है, इनमें से कौन सा एक ये कलासम करके एक डांस सीक्वेंस होता है, किस डांस से एसोसिएटेड है। तो कलासम आपका कथकली से रिलेटेड है, ठीक है, एक डांस आपका सीक्वेंस होता है ये, ठीक है। और एक और पूछा था कि क्या नाम था उसका, हाँ ऐसे पूछा था कला क्षेत्र, ठीक है, कला क्षेत्र स्टाइल किससे रिलेटेड है। तो याद रखना जो कला क्षेत्र स्टाइल है वो आपकी भरतनाट्यम से रिलेटेड है, कला क्षेत्र स्टाइल ऑफ डांस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस देखते हैं। और बाकी मैं इसका आपको ट्रिक के साथ करा दूंगा, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी जिस तरह से हुआ आपका कथक वाला भी सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी बट ये नाम याद रखिएगा, अदिति मंगल दास, बिकॉज ये रिपीटेडली ये भी पूछा जा रहा है, अदिति मंगल दास कथक। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, ये पूछा उच्च न्यायालय। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दैट इज आर कलकत्ता हाई कोर्ट। 1862 में स्टैब्लिश हुआ था, 1862 में ही आपका, लेकिन थोड़ा बाद में बॉम्बे और मद्रास के भी डेवलप हुए थे, बॉम्बे एंड मद्रास के भी हाई कोर्ट डेवलप हुए थे। और इलाहाबाद का जो डेवलप हुआ था दैट वाज इन 1866। हाई कोर्ट से हमें याद आना चाहिए कि इंडिया में हाई कोर्ट के बारे में पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 214 से लेके 231 तक आपका दिया हुआ है अनुच्छेद की, अगर हम बात करें पार्ट 6 में। और हाई कोर्ट
आपको ये पता होना चाहिए कि 7th अमेंडमेंट याद आना चाहिए हाई कोर्ट से आपको, कि मल्टीपल स्टेट्स के या फिर मल्टीपल स्टेट और यूटीज़ के कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि लक्षद्वीप अपना हाई कोर्ट शेयर करता है कोची यानी कि केरल के हाई कोर्ट के साथ, अंडमान निकोबार जाता है कैलकाटा के पास, हमारा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का खुद हाई कोर्ट, गोवा का हाई कोर्ट और दमन दीव और दादरा नगर हवेली का हाई कोर्ट आपका महाराष्ट्र में लगता है, पुडुचेरी का आपका लगता है कहाँ पे, तमिलनाडु का यानी कि मद्रास हाई कोर्ट में। ये 7th अमेंडमेंट हमने ये भी पढ़ा था कि मल्टीपल स्टेट्स के कॉमन गवर्नर हो सकते हैं, और 7th अमेंडमेंट ने हमारा 7th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिपील किया था। और हाई कोर्ट से क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस की मैक्सिमम एज कितनी होती है रिटायरमेंट की, 62 होती है, 62 साल होती है। और इनको किस ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल प्रोसीजर होता है वो सेम होता है, ठीक है। और कोर्ट से आपको याद आना चाहिए जजेस केस के बारे में। जजेस केस क्या थे, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपका कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व होता है। कॉलेजियम सिस्टम कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो सिस्टम होता है जिससे हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है हाई कोर्ट जजेस की बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन जजेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये काम सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, जब अपॉइंटमेंट होती है जजेस की तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन अपने आप से नहीं करेगा, वो कॉलेजियम की रिकमेंडेशन लेकर। कॉलेजियम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो हमारे जजेस केस में इन्वॉल्व हुआ है। हमारे टोटल 4 जजेस केस हुए हमने देखे थे, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने 4 जजेस केस ने 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और जो आपकी 99th अमेंडमेंट ने NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करके एक बॉडी बनाई थी, उसको अबॉलिश कर दिया था और कॉलेजियम को फिर से ले आया था हमारा सुप्रीम कोर्ट 4 जजेस केस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विद द ऑफिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके ऑफिस से रिलेटेड है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। PMO के रिगार्डिंग हमने क्या क्या पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 75 में हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 75 में, और 74 में भी पहले ये पढ़ा था कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट। और क्योंकि सारी चीज़ें प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही करता है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को हम डी फैक्टो हेड भी बोलते हैं। डी फैक्टो मतलब नाम का हेड बोल सकते हैं, जिसके पास एक्चुअल में रियल पावर्स होती हैं, तो रियल हेड बोल सकते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो कैसा होता है, नॉमिनल हेड होता है। प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। और इसको हम डी ज्यूरे भी बोलते हैं, ठीक है। डी ज्यूरे हेड भी के नाम से भी इसको जानते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। 75 अपॉइंटमेंट की बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलेगा उसको करेगा अपॉइंटमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव का, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारा प्रेसिडेंट आता है, प्लस वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्लस PM आता है, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, और प्लस हमारा अटॉर्नी जनरल आता है। तो इसका हेड होता है हमारा प्रेसिडेंट, ये बोलता है। 54 बात करता है इसके इलेक्टोरल कॉलेज की, तो इसके इलेक्टोरल कॉलेज में किसके इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता है, तो इलेक्टेड MPs प्लस MLAs, यानी कि इसमें नॉमिनेटेड वाले नामित लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। और 55 में इसके इलेक्शन का प्रोसीजर मेंशन है कि इसका जो इलेक्शन होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणी मत से होगा, जिसको कि हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। खैर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, इसके रिगार्डिंग हम भी रिसेंटली पढ़ा था, आर्टिकल 63 बोलता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका इलेक्टोरल कॉलेज में वही होते हैं जो प्रेसिडेंट को हटाते हैं, दैट इज ऑल MPs, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यही आर्टिकल 61 के तहत प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट भी करते हैं। तो आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल से आपको क्या क्या चीज़ें याद आना चाहिए, इससे याद आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो है ही, तभी तो आर्टिकल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये पार्लियामेंट में बोल सकता है विदाउट राइट टू वोट, ठीक है। तो इसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिली हुई हैं बिकॉज ये पार्लियामेंट में जाके बोल सकता है, वोट नहीं कर सकता है वहाँ पर, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। प्लस ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज सारी चीज़ें इतनी टाइम्स लिख चुके हैं कि उसकी जरूरत नहीं है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ही इज़ नॉट द फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट, फुल टाइम काउंसिल गवर्नमेंट का नहीं होता, एक तरह से सरकार का वकील होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस करने का काम करता है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, पहले हमारे MC सेतलवाद थे जो पहले पहले आपके अटॉर्नी जनरल MC सेतलवाद थे जो कि पहले आपके लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे। करंट में आपके R वेंकटरमणी हैं, ठीक। और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में सर्व करता है। जब तक प्रेसिडेंट को प्लेजर देता रहेगा जा जाके, तब तक ये कुर्सी पर रहेगा। जिस दिन प्लेजर बंद हुआ,
गए अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हमारा आर्टिकल 165 बात करता है एडवोकेट जनरल की, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी राज्य में, इन स्टेट। उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर। और उसको प्लेजर किसको देना होगा? गवर्नर को, ठीक है। और इनको असिस्ट करने के लिए आपके होते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते, हम लोगों ने देखा था, ये सिर्फ असिस्ट करने का काम करते हैं एजी भैया को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुतुब मीनार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ आर्किटेक्चर? कुतुब मीनार किस तरह की वास्तुकला का एक उदाहरण है? इंडो इस्लामिक, द्रविडियन, सूफी या फिर मॉडर्न? तो कुतुब मीनार है आपका इंडो इस्लामिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बारे में आई थिंक सभी लोग जानते होंगे कि जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। और किसकी याद में करवाया था? ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो जिसको अपने गुरु मानता था, उसकी याद में से स्टार्ट करवाया था। पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। फिर एक दिन बिजली कड़की और टूट गया ऊपर का जो आपका कुतुब मीनार था, और फिर उसको फिरोज शाह तुगलक ने जो ऊपर का सबसे जो ऊपर वाला माला वो बनवाया था, ठीक है, कुतुब मीनार का। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इंडो इस्लामिक का एग्जाम्पल है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आप जानते हैं स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी थी। मोहम्मद गौरी आया था इसका, जिसका ये किसका स्लेव था, ये किसका दास था? ये मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी की अगर बात करें तो इसने 2 बैटल लड़े थे, ठीक है। फर्स्ट बैटल और सेकंड बैटल किसका? तराइन का, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये जो 2 युद्ध लड़े थे पृथ्वीराज चौहान जी के साथ लड़े। इसमें इसको डिफीट मिली और इसको इसमें विक्ट्री मिली। किसके साथ? वर्सेस लिख देता हूँ यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, इनको पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पृथ्वीराज थर्ड लिखा देखेंगे तो कंफ्यूज मत होना, बिकॉज इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली में कि मोहम्मद गौरी ने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन किसके विरुद्ध लड़ा? पृथ्वीराज 1 2 3 4 ऐसे, तो पृथ्वीराज थर्ड के साथ, ठीक है। और इसकी जब विक्ट्री हो गई तो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका स्लेव था उसको देके चला गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर स्लेव डायनेस्टी की यहाँ पे स्थापना करी। कब? स्लेव डायनेस्टी की इसने इस्टेब्लिशमेंट करी 1206 AD में, जो कि ख़त्म, मतलब स्लेव डायनेस्टी एक तरह स्लेव डायनेस्टी भी और दिल्ली सल्तनत भी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत भी इसने स्टार्ट किया, स्लेव डायनेस्टी के साथ स्टार्ट हुआ। इस स्लेव के बाद आपकी आई खिलजी डायनेस्टी, और स्लेव को मामलुक भी वंश भी बोलते हैं, ठीक है, मामलुक डायनेस्टी भी। इसके बाद आपके खिलजीज आए, ठीक है। फिर आपके तुगलक्स आए, तुगलक, देन आपके सैयद एंड देन लोधी, ठीक है। लोधी डायनेस्टी लास्ट में आई। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना करी थी इस डायनेस्टी की, लोधी डायनेस्टी की। और लास्ट था इसमें इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ आप जानते हैं क्या हुआ? 1526 में, 1526 में क्या हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया, ठीक है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, और जहाँ पे इसकी विक्ट्री होती है और यहीं से आपका मुगल वंश की स्थापना होती है। तो आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट इंडो इस्लामिक का आर्किटेक्चर का एग्जांपल आपका कुतुब मीनार, ठीक है। अभी के लिए इतनी चीज़ें, धीरे धीरे जब चीज़ें आएंगी तो धीरे धीरे अपना जो दायरा है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि आपकी कब स्टैब्लिश हुई, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी और कब एंड हुई। इसके बाद फिर जब कोई क्वेश्चन आएगा खिलजी, तुगलक या सैयद पे, तो हम और भी सारी चीज़ें इसमें डीप में देखते जाएंगे। 13th नंबर, if there are n firms in the economy, each assigned with a serial number from 1 to n, then as per the product method, GDP can be written as। तो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग GDP को कैसे लिख सकते हैं? अब ये क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता है कि कोई पहले से पढ़ के गया होगा या फिर किसी ने पढ़ाया होगा। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो आपके बनते हैं ना इकोनॉमिक्स में, उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसको बताऊंगा नेटो से कैसे करते हैं इसको, जरा करिए। जो लोग नेटो में रेगुलर हैं वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, मोस्टली आप में से लोग कर लेंगे। बस मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने आपको क्या बताया था? सिमिलर ऑप्शंस, लुक फॉर सिमिलर ऑप्शंस। यहाँ 4 में से आपको कौन से 2 सिमिलर ऑप्शंस लग रहे हैं, ठीक है, 2 सिमिलर ऑप्शंस। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 2 सिमिलर लग रहे हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए, GVA 1, GVA 2, GVA 1, GVA 2, GVA N और GVA N, क्लियर। तो ये मुझे कॉमन लग रहा है, ठीक है। ये अभी हम देख रहे हैं कि कैसे एलिमिनेशन से हम इसको कर सकते हैं, जो आपको नहीं पता है, जिसके हाईली चांसेस है। शायद ही किसी को पता हो कि भाई हाँ भाई उसने अगर बैचलर्स अपना इकोनॉमिक्स वगैरह में किया है, मास्टर्स वगैरह, तो ही कर सकता है, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है ये करना। ये सिमिलर ऑप्शंस आपको लग रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मैं किसको चुनूँ? माइनस वाले साइन को चुनूँ या फिर प्लस वाले साइन को चुनूँ? बताइए। यहाँ पे 3 ऑप्शन बोल रहे हैं प्लस होगा, यहाँ भी 3 बोल रहे हैं प्लस होगा, तो आई वुड गो विद दी प्लस वाला। ये हम लोगों ने चीज़ें सीखी हैं और इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। मुझे पता है कुछ लोग तुरंत अपना ज्ञान यहाँ पे प्रदर्शन करने लगेंगे, अच्छा तो तुक्का मारेंगे, आपका यहाँ सही हो गया तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस मैं अपना एक तरीका आपको बता रहा हूँ। अच्छा लगे रखो, ना अच्छा लगे टाटा बाय बाय करो। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक है?
किसकी परमाणुता 1 है, एटॉमिसिटी किसकी 1 है। अब एटॉमिसिटी हम देख चुके हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स लगे किसी मॉलिक्यूल को बनाने में, मॉलिक्यूल को बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल H2O की बात करूं मैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 लगे, ऑक्सीजन का 1 लगा, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है मोनो एटॉमिक कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हीलियम है। तो ये मैंने आपको बताया था सारी इनर्ट गैसेज या फिर सारी नोबल गैसेज। इनर्ट गैसेज क्या होती हैं, जो रिएक्ट नहीं करती हैं, और रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं ज़रा ये बताइए, हमारी मोनो एटॉमिक होती हैं। मोनो एटॉमिक मतलब है कि ये हमेशा आपको, जैसे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ग्रुप में हमारा इनर्ट गैस होता है हीलियम, सेकंड ग्रुप में नियॉन, ऐसे ही नी अर्कर जे, इस तरह से याद कर लीजिए, ही नी अर्कर जे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ये कभी भी आप He2, Ne2, Ar3, Kr4, Xe1, Xe2 इस तरह से नहीं देखेंगे, ये हमेशा 1 ही रहता है, और 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो ये सारी आपकी मोनो एटॉमिक होती है। तो आंसर तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया 4th। क्लोरीन आपका डायटॉमिक होता है, ऑक्सीजन आपका डायटॉमिक होता है। यहाँ पे देखिए ऑर्गन मोनोटॉमिक, हीलियम मोनोटॉमिक, ऑक्सीजन डायटॉमिक, क्योंकि इसमें 2 एटम्स लग रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स लग रहे हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम्स लग रहे हैं, क्लोरीन के 2 लग रहे हैं, फॉस्फोरस के 4 लग रहे हैं। तो फॉस्फोरस आपका कैसा होगा, टेट्रा एटॉमिक होगा, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक होगा, क्योंकि इसमें 4 हैं। S8 की अगर बात करें तो ऑक्टा एटॉमिक होगा, बस उसके ऊपर हम बोल देते हैं पॉली। पॉली में इन जनरल सारे आ जाते हैं, जिसकी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, सब पॉली में आ जाते हैं। सोडियम आपका मोनो एटॉमिक है, आयरन मोनो, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब आपके मोनो एटॉमिक है। और इससे ही हम लोग को याद आना चाहिए वैलेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है। वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या फिर लूज किए गए टू गेन दी स्टेबिलिटी और टू कंप्लीट दी ऑक्टेट, ठीक है। जैसे हमारे इनर्ट गैसेस की अगर बात करें, ये इनर्ट है, नोबल, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं बिकॉज इनकी ऑक्टेट है कंप्लीट, और बिकॉज इनकी ऑक्टेट है कंप्लीट तो इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लूज ना तो गेन करने की आवश्यकता है। इनकी जो वैलेंसी हो जाएगी, इनकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और बाकी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5 होगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। ऑक्सीजन हमारा किस फैमिली से बिलोंग करता है, चाल्कोजन फैमिली से बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। इतना तो आपको पता है ना, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया था सीजीएल में, ठीक है, कि 18 आपके इनर्ट गैस के कहलाती हैं, नोबल गैसेज, 17th ग्रुप आपका कहलाता है हेलोजेंस, हेलोजन वाला ग्रुप, 16th ग्रुप आपका कहलाता है चाल्कोजन, हेलोजन एंड चाल्कोजन, ठीक है। तो इसका 2,6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, वैलेंसी 2 हो जाएगी। अच्छा, क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। हेलोजन फैमिली में जिस तरह चाल्कोजन फैमिली सभी की 2 वैलेंसी होगी, उसी हेलोजन फैमिली जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब की आपकी वैलेंसी 1 होगी। जो भी हमारे एल्कली मेटल होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया आपका, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब की वैलेंसी जो हमारे एल्कली मेटल होते हैं 1 होती है। सेकंड मेटल ग्रुप में आएंगे, सेकंड ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, उन सब की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, कमेंट में आप बताएंगे। और एल्यूमिनियम से हमें क्या याद आना चाहिए, एल्यूमिनियम से ये याद आना चाहिए कि एल्यूमिनियम में साउंड की स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है 25 डिग्री सेल्सियस, किससे भी ज़्यादा होती है, स्टील से भी ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम से हमें ये याद आना चाहिए कि इसकी जो ओर होती है वो बॉक्साइट होती है, और ये हमें सबसे प्राइमरी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ओडिशा में। और एक क्वेश्चन में देख रहा था अभी, CHSL मेन से पूछा गया था कि ओडिशा में सबसे ज़्यादा स्मेल्टिंग सेंटर्स है। स्मेल्टिंग मतलब जहाँ पे और से हम रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं, तो स्मेल्टिंग जो यूनिट्स हैं सबसे ज़्यादा आपको ओडिशा में देखने को मिलेगी। ओडिशा की कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बहुत हमें एल्यूमिनियम के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। और हमें क्या याद आना चाहिए ओडिशा से, वैसे और क्या याद आना चाहिए, ओडिशा से मोघरा स्कीम, अब जो भी मैंने शेयर किए करंट अफेयर उसमें देखना, मोघरा स्कीम करके आपको एक देखने को मिलेगी, ठीक है। एल्यूमिनियम से हमें और भी कुछ चीज़ें याद आनी चाहिए, सॉरी एल्यूमिनियम से तो नहीं, तो ओर से। ओर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, ओर में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि ओर होता है जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ को गैंग के नाम से जानते हैं, उनको फिर रिफाइन करते हैं। 2 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलिसिस, जो ऊपर के मेटल है, यानी कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी मिली क्या, सिल्वर ऑडी, तो ऊपर के जो है कैटरीना ने कार मांगी, ये सब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है इनका। नीचे के या तो सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि हमारा ये क्या, इसका क्या नाम बोलते हैं जरा बताइए, HGS का, या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में। अगर इसको वो करना है तो हमें रोस्टिंग करनी पड़ेगी कैरिमिनाटी को बुला के, और अगर ऑक्सीजन है उसकी ओर में तो हमें कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो है तो। और अगर हम बात करें अगर कार्बोनेट है तो, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। और HGS ये होता है आपका सीना बार, ठीक है, सीना बार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज।
कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? अब इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंट में 2 बार हम लोगों ने किए हैं नोबेल प्राइज़ पे। कैलाश सत्यार्थी को किसके लिए मिला था? पीस के लिए मिला था 2014 में, 2014 में। सीवी रमन जी की अगर बात करें 1930 में मिला था, रमन इफेक्ट की अगर आपको याद हो, स्कैटरिंग वगैरह अगर मैंने आपको बताया था स्कैटरिंग की इन्होंने डिस्कवरी वगैरह करी थी। 1930 में मिला था। किसके लिए मिला होगा? तो साइंस के लिए, मतलब फिजिक्स के लिए मिला होगा। ठीक है, इनको फिजिक्स की कैटेगरी में मिला होगा। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स, ये पहले हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जिनको ये प्राइज़ मिला आपको इकोनॉमिक्स के लिए। कब मिला? 1998 में मिला, 1998 में। और दूसरे अभी हमारे रिसेंट में जो है 2019 में अभिजीत बनर्जी और ईस्थर डुफ्लो। तो अभिजीत बनर्जी का आपको नाम याद रखना है। किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए मिला। इनकी एक बुक का नाम क्या है? गुड इकोनॉमिक्स फॉर द बैड टाइम्स। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले हमारे इंडियन थे, 1913 में मिला। किस में मिला? लिटरेचर में मिला इनको। ठीक है, गीतांजलि बुक के लिए मिला, गीतांजलि नॉवल के लिए मिला। और हमारी पहली विमेन कौन थी? फर्स्ट इंडियन विमेन टू गेट दी नोबेल प्राइज़, फर्स्ट इंडियन विमेन, ये थी हमारी कौन? ये थी हमारी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब मिला? मदर टेरेसा को मिला 1979 में, और इनको भी मिला पीस के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी एज डैश अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी की उम्र क्या थी जब वो इंडिया वापस आए? तब 1915 में, आपको पता है 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को हमारे गांधी जी वापस आए थे। और इसी को हम किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? प्रवासीय भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इसको। ठीक है, प्रवासीय भारतीय दिवस। और गांधी जी की अगर जन्म की बात करें, इनका ये जो बॉर्न हुए थे 2 अक्टूबर 1869, 1869 में हुए थे। और डेथ हुई इनकी कब? 30 जन 1948 को, 30 जन 1948 को। अब यहाँ से ज़रा कैलकुलेट करिए, 1869 को इनको जन्म हुआ था, 1915 में वापस आए थे, मतलब भारत वापस आए थे, तो इनकी उम्र कितनी रही होगी? 52, 40, 28 या 34? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी पे आते हैं। महात्मा गांधी जी की क्या क्या बुक्स थी या न्यूज़पेपर्स थे इनके? तो ये पता होना चाहिए कि इनकी हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, और इसको होम रूल करके भी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये इनकी कुछ राइटिंग्स थी। और इनकी ऑटोबायोग्राफी तो आप जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अम्बेडकर जी की हमने ऑटोबायोग्राफी क्या पढ़ी थी? बताइए, वेटिंग फॉर अ वीज़ा थी उनकी ऑटोबायोग्राफी। और एक चीज़ यहाँ से आपको याद आनी चाहिए कि इन्होंने, हमारे महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। हरिजन सेवक संघ। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया 1932 में कि जब भी हरिजन नाम दिख जाए और अगर अम्बेडकर ऑप्शन में हो तो तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। और हरिजन भी एक इनकी पत्रिका थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हरिजन टर्म है ये गांधी जी ने दिया था, हरिजन शब्द से अम्बेडकर जी को नफरत थी। महात्मा गांधी की रिगार्डिंग में और क्या क्या पढ़ा कि जब वापस आए साउथ अफ्रीका से यहाँ पे लौट के, तो इन्होंने, इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने इनको एडवाइस किया कि पहले भारत का भ्रमण करो 1 साल। फिर बैक टू बैक इन्होंने 1970, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा और आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को किया। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ये ऑर्डर था आपका। फिर 1919 में इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह किया अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जो अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट था। इन्होंने होम रूल लीग जो 1916 में बनी थी बाल गंगाधर तिलक ने, उसका नाम स्वराज्य सभा रखा, मैंने आपको ये बताया था। फिर 1920 में इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को इन्होंने खिलाफत के साथ मर्ज कर दिया, जो खिलाफत 1919 में मौलाना अली और शौकत अली अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, 1920 में उसके साथ मर्ज कर दिया। और साथ ही साथ ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 1919 के टाइम पे 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके बाद अपना केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, जिनको बोर वॉर्स के दौरान पे साउथ अफ्रीका मिली थी। साउथ अफ्रीका से ये आपको याद आना चाहिए कि उन्होंने फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करी थी। फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म की इन्होंने वहाँ पर स्थापना करी थी। ठीक है, और मैरिज एक्ट आया था, उसके खिलाफ इन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था। फिर हमने देखा था कि 1922 में इन्होंने नॉन कॉपरेशन को वापस ले लिया था ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। फिर हमने ये देखा था 1924 में इन्होंने बेलगांव में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, विच वॉज द ओनली सेशन ऑफ कांग्रेस सेशन विच गांधी जी प्रिसाइडेड। फिर उसके बाद हमने देखा था कि 1930 में इन्होंने सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च स्टार्ट किया। 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया इन्होंने। फिर इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह करवाया 1940 में। आचार्य विनोबा भावे को पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही के रूप में चुना, दूसरे हमारे
जवाहरलाल नेहरू। फिर हमने ये देखा था कि 1942 में 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, जहाँ पे इन्होंने डू और डाई करो या मरो का नारा दिया था। और इन्होंने 1932 में इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था अंबेडकर जी के साथ। और बाकी अगर इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं तो कमेंट आपके लिए बिल्कुल खुला है, मोस्ट वेलकम। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप ऐड कीजिए। मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ कराना चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग जब तक हम लोग चीज़ें रिलेट करके सारी चीज़ें नहीं करेंगे तब तक इतनी सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आप खुद बताएंगे इसका। 17th, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग है, वायरस की वजह से होती है। तो फंगल का तो मैंने आपको एक डिजीज़ बताया था, बरसा करके मैंने आपको ट्रिक बताई थी फंगल डिजीज़ के लिए। वायरल डिजीज़ के लिए एक ट्रिक देखिए यहाँ पे। ट्रिक कुछ इस तरह से कि भाई डॉक्टर हमारे मिश्रा हैं, ठीक है, डॉक्टर मिश्रा जी हैं, ये डॉक्टर मिश्रा जी बेस्ट हैं, ठीक है, डॉक्टर मिश्रा जी हमारे बेस्ट। कहाँ के रहने वाले हैं ये, कहाँ डॉक्टर मिलेंगे, एमपी के हैं ये, ठीक है, एमपी वाले हैं। तो डॉक्टर से हो जाएंगे आपके डेंगू, डेंगू से आपको याद आना चाहिए क्या कि फीमेल आपका एडीज़ एजिप्टी मॉस्कीटो इसका कैरियर होता है। एम से याद आना चाहिए आपको मीजल्स, मलेरिया याद ना आ जाए क्योंकि मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। आई से वो होगा आपका इन्फ्लुएंजा। एस से हो जाएगा आपका यहाँ पे एक स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू में कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है आपका H1N1। H5N1 होता है बर्ड फ्लू वाला, ठीक है, H5N1, H1N1 होता है आपका स्वाइन फ्लू। एच से यहाँ पे हेपाटाइटिस, ठीक है, हेपाटाइटिस है। और एस डॉक्टर मिश्रा, ठीक है, ओके, ठीक है। और आर से हो जाएगा आपका रेबीज़, ठीक है, रेबीज़। ए से हो जाएगा एड्स। एड्स से क्या याद आना चाहिए कि HIV वायरस की वजह से होता है। 1 दिसंबर को इसका हम एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ये आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से फैलने वाला एक बीमारी है। और बस आगे बढ़ते हैं। बी से अगर बात करें तो बहुत इसके तरीके हैं फैलने के, जैसे कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ये सारे तरीके हैं इसके होते हैं इसके। बी से अगर बात करें तो दैट ये बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू में आपका क्या कौन सा वायरस होता है, दैट इज़ योर H5N1। ई से होता है कि आपका अजीब सा बीमारी होता है एनसाइटिटिस, ठीक है, एनसाइटिटिस, ठीक। एस से हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। और बेस्ट है ना, तो बेस्ट में टी से कुछ नहीं है। एम से देखो, एम से आपका मम्स जिसको गलसुआ हिंदी में बोलते हैं। और पी से हो जाएगा आपका पोलियो, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है। वूपिंग कफ आपका एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जहाँ जो आपका एक तरह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इफेक्ट हो जाता है। इसको काली खांसी के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट हो जाता है इसमें। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये आपका बैक्टीरिया होता है। चिकन पॉक्स इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स। 18th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट इन MS वर्ड PowerPoint 365 में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य फाइल स्वरूप नहीं है। तो ये जो .pwpt इस तरह से आप कभी नहीं देखते हो, तो ये आपका मान्य फाइल फॉर्मेट नहीं है। 19th, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स। तो पहली जो संविधान संशोधन था उसने कौन सी अनुसूची जोड़ी थी, कौन सा शेड्यूल जोड़ा था, 10th, 9th, 11th या फिर 7th। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ने आपका जोड़ा था, क्योंकि देखिए सबसे पहले जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओरिजिनली यानी मूलतः यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, एनफोर्स कब किया था, जो कमेंट में जल्दी से बताइए, यानी लागू कब किया था। तो उस दिन हमारे 395 आर्टिकल थे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके 22 पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, और आपके 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियाँ थी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमने लागू किया था इसको 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। और इस दिन ऐसा नहीं कि सारे प्रोविज़न इसी दिन, कुछ प्रोविज़न आपके पहले ही 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे। प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट और एंड सिटीजनशिप, ये कुछ हमारे लागू हो चुके थे, बट पूरी तरह से इस दिन लागू हुआ। क्यों? बिकॉज 26 जनवरी 1930 को हमने पहला इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया था। याद करिए, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 जिसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद हुआ था कराची सेशन इन 1931 जिसको कोई प्रिसाइड किया था सरदार पटेल ने, और जहाँ पे रेजोल्यूशन ऑन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पास हुआ था। अब ये जो 8 शेड्यूल हैं, प्रेजेंट में हम देखें तो 12 शेड्यूल है, यानी कि 4 को अमेंडमेंट से ऐड किया। और इनको याद करने की हमने ट्रिक भी देखी थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM करके। तो उसमें हमने ये देखा था कि 4 ऐड किए गए थे, 4 ऐड किए गए, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। 9वां वाला को हमने किया फर्स्ट अमेंडमेंट से, जो कि हुआ 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे। और जवाहरलाल नेहरू से आपको क्या बताना चाहिए कि आपके यूनियन पावर्स कमेटी, स्टेट्स कमेटी, इन सब कमेटी के चेयरमैन थे। पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, जो पहली कैबिनेट बनी थी उसमें। और हमें याद आना चाहिए कि लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है।
10th की अगर बात करें तो इसको जोड़ते हैं हम 52nd अमेंडमेंट से। ये बात करता है ये किसकी बात करता है? ये लैंड प्रोविजंस को या फिर जो ज़मींदारी उसको अबॉलिश इसने किया था, ठीक है, ज़मींदारी वगैरह को अबॉलिश किया था। और 9th शेड्यूल में ये चीज़ रख दी थी गवर्नमेंट ने कि इसमें जो भी चीज़ हम डाल देंगे वो इज़ इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। फिर हमारा 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, हम किस लिए यहाँ पे घुइयाँ छीलने के लिए बैठे हैं? तो उसने बोला पार्लियामेंट ने बिल्कुल आप घुइयाँ छीलने के लिए बैठे हैं। कहता है चुप कर बुड़बक, अब हम यहाँ पे घुइयाँ छीलने के लिए नहीं बैठे हैं, रिव्यू करने के लिए बैठे हैं। इसलिए इससे पहले जो तुमने रख दिया वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भी रखोगे वो हम जुडिशरी उस पर रिव्यू कर सकती है। 52nd अमेंडमेंट 1985 में होता है। यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि जो दल बदल विरोधी कानून होते हैं उसके रिगार्डिंग प्रोविजन सेट किए हैं। इससे आपको क्या याद आना चाहिए? इससे आपको याद आना चाहिए कि अगर इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर नामित सदस्य ज्वाइन कर लेता है 6 महीने के बाद तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। विप की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेगा। विप क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होता है हाउस में, वो बोलता है इसको वोट दो, इसको वोट ना दो, ये वो करो, वो ना करो, वो सारे काम करने पड़ेंगे। और अगर वो नहीं किया तो फिर डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। या फिर अगर कोई पार्टी छोड़ के चला जाता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर डिफेक्शन। और डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का पावर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस को, पीठासीन अधिकारी को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारा लोकसभा के केस में होता है लोकसभा का स्पीकर, और राज्यसभा के केस में होता है राज्यसभा का चेयरमैन। क्लियर है? तो ये काम लोकसभा का स्पीकर मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है डिफेक्शन को वो करने के लिए। 11th हमारा बात करता है पंचायत की, जिसमें कि 29 फंक्शनल मैटर है। पार्ट नंबर 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243O तक है। और इसको याद करने की ट्रिक भी हमने देखी थी ना। अब जल्दी से बताओ कि किस में आपका दिया हुआ है इलेक्शन ऑफ पंचायत। इलेक्शन ऑफ पंचायत किसके में दिया हुआ है? ऑडिट किस में दिया हुआ है? जल्दी से बताइए, ठीक है। और 12th में आपका दिया हुआ म्यूनिसिपैलिटीज़, जिसको कि हमने 74th, इसको हमने 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा, इसको हमने 74th अमेंडमेंट से जोड़ा। ये बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ की, नगर पालिकाओं की। 18 फंक्शनल आइटम है। पार्ट नंबर 9A है, भाग नंबर 9 का है। 243P से लेकर 243ZG तक ये जाता है। पंचायत से हमें याद आना चाहिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया था। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है, जिसको बलवंत राय के कुत्तों नहीं, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको। और पार्ट नंबर 9B से आपको याद आना चाहिए कि इसके बारे में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, सहकारी संस्थाओं के बारे में। इससे आपको याद आना चाहिए 97th अमेंडमेंट के बारे में। इससे आपको याद आना चाहिए कि इसने फंडामेंटल राइट भी ऐड किया था अंडर आर्टिकल नंबर 19, जिसमें कि आपके 6 राइट है, उसमें से एक राइट ये भी है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्लस आर्टिकल नंबर 43B, ये एक DPSP भी इसने जोड़ी थी 97th अमेंडमेंट से। इलेक्शन से आपको याद आना चाहिए अब 243K वाला। और ऑडिट मतलब जांच करना, जांच, ठीक है। और 243J। ठीक, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, दी एस्टेरॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन विच 2 प्लैनेट? क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो ऑप्शंस हैं आपके, जुपिटर एंड सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, या फिर मरकरी एंड वीनस। ये है हमारा प्यारा सा सोलर सिस्टम। इसके रिगार्डिंग हम चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम जल्दी से चीज़ों को करेंगे रिवाइज। तो चलिए करते हैं रिवाइज। तो हमारी ये 4 प्लैनेट और ये 4 प्लैनेट, टोटल 8 प्लैनेट है। इनको हम डिवाइड कर रखा है 4-4। इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, या फिर आंतरिक ग्रह यानी कि इंटीरियर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि रॉक के बने हुए हैं, बहुत सॉलिड है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये हैं आपके एक्सटीरियर बाह्य ग्रह। इनको हम गैसियस प्लैनेट, गैसियस ग्रह या फिर जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गैस के बने हुए, तो इसमें आप सैटेलाइट लैंड नहीं करवा सकते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं आइस जाइंट। ये कौन है? हमारे यूरेनस है, नेपच्यून है। इनको हम कलेक्टिवली आइस जाइंट बोलते हैं। ये है आपका मरकरी। मरकरी से हमें क्या क्या याद आना चाहिए कि इसकी हाईएस्ट ऑर्बिटल स्पीड होती है, यानी कि सबसे जल्दी रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा कर लेता है अराउंड सन रफली 88 डेज़ में। बेचारे के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस से क्या याद आना चाहिए? वीनस से याद आना चाहिए कि ये हमारी पृथ्वी की बहन है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ है, सांझ का तारा, भोर का तारा, यानी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार है। सबसे गर्म है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हीट को ट्रैप कर लिया जाता है। यहाँ पे आपको थिक क्लाउड्स ऑफ कौन सी एसिड के देखने को मिलेंगे, जल्दी से आप बताएंगे। और फिर हमारी आती है अर्थ। और हाँ, वीनस का सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन पीरियड होता है, याद रखना, सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन तकरीबन 243 या फिर 343, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, दिन में इसका एक रोटेशन पूरा होता है अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ से हमें याद आना चाहिए कि ये जो होता है क्या होता है? ये हाईएस्ट डेंस प्लैनेट है, डेंसिटी इसकी हाईएस्ट होती है। प्लस हमें ये याद आना चाहिए कि ये अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अपनी अक्ष पे 23.5 डिग्री। मरकरी वीनस के पास कलेक्टिवली कोई सैटेलाइट नहीं है, नो नेचुरल सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं है, यानी इनका कोई चंद्रमा नहीं है, कोई मून नहीं है। हमारे अर्थ के पास एक मून है, ये मार्स भैया है। मार्स भैया को रेड प्लैनेट है। रेड क्यों है? आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से। इनके पास 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस है और एक डीमोस है। प्लस निक्स ओलंपिया पर्वत है, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पूरा सोलर सिस्टम का।
ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर एस्टेरॉयड बेल्ट, जो इन इंटीरियर प्लैनेट और एक्सटीरियर प्लैनेट को अलग करती है। तो किसके बीच में है? ये है हमारा मार्स और ये हमारा कौन? जुपिटर। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति सबसे हमारा बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसमें एक सैटेलाइट है गैनीमेड, जो पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। इसमें मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं अभी के अनुसार, बाकी ये चेंज होता रहता है, ठीक। सबसे फास्टेस्ट रोटेशन होता है इसका, फास्टेस्ट रोटेशन पूरा करता है। सबसे स्लोवेस्ट है वीनस का, और सबसे फास्टेस्ट जो घूर्णन करता है अपनी एक्सिस पे वो है हमारा जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है। फिर आते हैं सैटर्न, शनि। शनि से याद आना चाहिए कि लीस्ट डेंस प्लैनेट है, यानी सारे प्लैनेट को अगर हम डुबो दें ये फ्लोट करता रहेगा, बिकॉज वाटर से भी, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी इसकी डेंसिटी कम है। छल्ले रिंग्स दिख रहे हैं, ये रिंग्स जो बने हुए हैं आइस, रॉक, इन सब के बने हुए हैं। फिर हम आते हैं, ये दोनों आइस जायंट है, इनका नाम है, एक का नाम है यूरेनस और दूसरे का नाम है नेपच्यून। नेपच्यून जो हमारा सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट में आएगा। और यूरेनस की अगर बात करें तो यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ग्रीन प्लैनेट, बिकॉज यहाँ पे मेथेन गैस देखने को मिलती है। इसको रोलिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज अपने उसमें एक्सिस पे ये रोल कर रहा है, अपनी एक्सिस पे तकरीबन 90 डिग्री तक झुका हुआ, देखिए ऐसा लग रहा है रोल कर रहा है, ठीक है। और कुछ ये कि इसके बियॉन्ड ये वाला जो बेल्ट है इसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, ये होता है आपका क्यूपर बेल्ट। सारे प्लैनेट हमारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ऑल प्लैनेट जो होते हैं हमारे कैसे रोटेट करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। बट जो हमारे 2 प्लैनेट हैं जिनमें नसें लगी हुई हैं, वीनस और यूरेनस, ये हमारे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। इतनी चीज़ हमें इसमें पता होनी चाहिए। तो किसके बीच में है? आपका मार्स और जुपिटर के बीच में है। और अगर हम ऑर्डर याद रखें तो ऑर्डर आप इस तरह से याद रखिए, बड़े से जो मतलब छोटे से बड़ा जो आपके प्लैनेट होते हैं उसका ऑर्डर पूरा आपको इस तरह से याद होना चाहिए, एंड दैट इज़ कि जे स्टार, ठीक है, नॉट जे स्टार आपका एक पॉप सिंगर इंडिया का, आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, पता होने की ज़रूरत नहीं है। जे सन, ठीक है, जे सन, ईवीएम, मरकरी, इस तरह से आप याद आ सकते हैं। बाकी अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर याद नहीं है तो इस तरह से याद रखिए। जुपिटर सबसे बड़ा होता है, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, यानी कि जो हमारे जोवियन प्लैनेट होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन डेंसिटी इनकी कम होती है इनसे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से। फिर हमारा अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। तो मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। थिक क्लाउड्स ऑफ यहाँ पे आपको वीनस में देखने को मिलेंगे, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं? ICICI बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक या फिर एक्जिम, दैट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका ICICI नहीं है। आप थोड़ा ऑड वन आउट ट्रिक का भी यहाँ पे यूज़ करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। नाबार्ड की अगर बात करें तो ये कब स्टैब्लिश होता है? 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश होता है, 1982 को। बी शिवरमन कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशन पे ये बनता है, शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसका गठन होता है। नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, चीज़ याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर बात करें तो ये सेटअप होता है आपका 1989 में। वही 1989 जब हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंप्लीमेंट हुआ था। वही 1989 जब हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो मल्टी मेंबर बॉडी बना था। एक्जिम की अगर बात करें तो ये भी जब नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था 1982 में, तभी स्टैब्लिश हुआ था ये भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 22, कवाली कहाँ से लाई गई इंडिया में? कवाली भारत में तुर्की, मंगोलिया, सऊदी अरेबिया, फिर पर्शिया। एक्चुअल में ये तुर्की लिखना चाहिए बिकॉज इसका नया नाम अब तुर्की हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे ये आया था आपका पर्शिया से, ऑप्शन नंबर डी। तुर्की से क्या आना चाहिए? भूकंप आया था, भूकंप से क्या आना चाहिए कि भूकंप जहाँ ओरिजिनेट होता है उसको हाइपो सेंटर या फिर फोकस बोलते हैं। डिफरेंट वेव्स होती हैं, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव 2 तरह की होती हैं, पी वेव, एस वेव। पी वेव जो होती है सबसे पहले सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती है, बिकॉज सबसे पहले चप्पल लेके पहुंचती, बोलती है हम फर्स्ट। ये तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती लेती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, लिक्विड में, देन गैस में। ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब बात करते हैं एस वेव पे। जो एस वेव होती है सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है। इसका शैडो जोन बहुत बड़ा होता है। EPFO में भी इस क्वेश्चन आ गया, इसको 2 बार अच्छे से कर चुके हैं, इसलिए इतनी एमिनेम स्पीड में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। शैडो जोन इसका बड़ा होता है, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। तो इसे मैं बोलूँगा लेक्चर 1 से आप स्टार्ट करिए, अगर आप लेक्चर मतलब बीच में अगर आप आ गए हैं तो, ठीक है। सॉलिड में सिर्फ ट्रैवल कर सकती है, शैडो जोन बड़ा होता है। शैडो जोन मैंने एक्सप्लेन किया था और EPFO में क्वेश्चन भी आ गया अभी, ठीक है। और क्या चीज़ आप रिकॉल कर सकते हैं? पी वेव, एस वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में। और ये आपकी साउंड वेव की तरह होती है, इट इज़ लाइक साउंड वेव। एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, इसका शैडो जोन सबसे बड़ा होता है। बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और सबसे जो दो तरह की वेव बताई ना मैंने, बॉडी वेव, सरफेस वेव। तो बॉडी वेव के 2 टाइप हो गए। हमारी सरफेस वेव जो होती है, सरफेस वेव, ठीक है, सरफेस वेव जो होती है ये आपकी डिस्ट्रक्टिव होती है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है। और ये कब बनती है? जब बॉडी वेव किसी सरफेस मटेरियल से स्ट्राइक कर जाती है।
सबसे लास्ट में पहुंचती है, और इनको हम एल वेव्स या फिर लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज़ कि जहाँ पे सबसे पहले हमारी वेव्स मिलती हैं इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर, जो कि हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर पॉइंट होता है, ठीक है। और इसकी हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड किससे मेजर करते हैं, एम से मैग्नीट्यूड, लेकिन एम से मरकैली नहीं होगा, रिक्टर स्केल होगा। रिक्टर की क्या लिमिट होती है जल्दी से बताइए, और इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम मरकैली स्केल से, ठीक है। सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। मरकैली स्केल की अगर हम बात करें होती है 1 to 12, और रिक्टर स्केल की होती है नो लिमिट, 0 to 10 इसकी लिमिट नहीं होती, नो लिमिट होती है इसकी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं उसको सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले कौन सी वेव रिकॉर्ड होती है, पी वेव रिकॉर्ड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज, और अर्थक्वेक आते कहाँ पे, जो आपकी प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पे। अप्रॉक्सीमेट लेंथ कितनी है ग्रेट हिमालयन रेंज की, जिसको सेंट्रल एक्सियल रेंज भी बोलते हैं, कितनी है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, 2800, 2500, 3000 या फिर 2100 किलोमीटर। तो ग्रेट हिमालयन की जल्दी से हम रिकॉल करते हैं। ग्रेट हिमालय रेंज में हमने क्या क्या पढ़ा था कि 3 रेंजेस होती है हमारी। एक होती है ग्रेट हिमालय, जिसको हिमालय, वैसे तो हमारी सबसे पहले होती है ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय को अलग से बना रहे हैं बिकॉज ये हम लोग पूरा देख चुके हैं, तो बस ऐसे ही हम लोग रफली देखेंगे यहाँ पे। काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट होते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है ग्रेट हिमालय, जिसको कि हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, इसको जानते हैं हिमाद्री, या फिर इसी को हम जानते हैं इनर हिमालय के नाम से, हिमाद्री या फिर इनर हिमालय, ठीक। और इसमें हाईएस्ट पीक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, इसी में देखने को मिलेगा। माउंट कंचनजंगा होगा, इसी में देखने को मिलेगा। इसकी यहाँ पे सबसे वेस्टर्न मोस्ट है आपका नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत है। यहाँ पे अरुणाचल में आपको देखने को मिलेगा नामचा बरवा, वही नामचा बरवा जहाँ से आपका यू टर्न मार के इंडिया में एंटर करती है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। तो नामचा बरवा इसका ईस्टर्न मोस्ट पीक है, क्लियर। फिर इसके बाद आती है हमारी, ये होती है, इसको बोलते हैं लेसर हिमालय, लेसर हिमालय बोलते हैं, लेसर हिमालय, या फिर इसी को हम बोलते हैं, डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम से जानते हैं। इसी को मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, मिडिल हिमालय। इसको हिमाचल में जानते हैं पीर पंजाल के, सॉरी, कश्मीर में जानते हैं पीर पंजाल के नाम से, कश्मीर में पीर पंजाल रेंज इसको बुलाते हैं। हिमाचल में आते हैं इसको धौला धर बुलाते हैं, धौला धर रेंज बुलाते हैं। फिर उत्तराखंड में आते हैं इसको नाग तिब्बा बुलाते हैं, और जब ये चली जाती है नेपाल तो वहाँ पे इसको बुलाते हैं महाभारत रेंज के नाम से, महाभारत रेंज। फिर यहाँ पे हमारी आ जाती है शिवालिक, इसके नीचे शिवालिक जो होती है ये सबसे आउटर लेयर आप बोल सकते हैं हिमालय की, आउटर है ये, सबसे आउटर हिमालय के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैली मिलती है, यानी लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली मिलती है उनको दूंस बोलते हैं। सबसे बड़ा हमारा देहरादून होता है। ये शिवालिक जब आप ईस्ट साइड में जाते हो तो एब्सेंट हो जाती हैं, इन शिवालिक की जगह आ जाती हैं कौन, शिवालिक की जगह आ जाती हैं दुआर्स। दुआर्स एक तरह के हमारे एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, बस इस तरह से याद रखिएगा, एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं। और शिवालिक की जगह ले लेते हैं कहाँ पे, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जैसे अरुणाचल वगैरह में शिवालिक एब्सेंट हो जाते हैं, वहाँ पे दुआर्स आ जाते हैं। ये दुआर्स जो होते हैं टी कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से अगर आप देखो दार्जिलिंग टी वगैरह सब यहाँ पे मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलती है। तो आंसर यहाँ पे 2500 किलोमीटर होगा, 2500 किलोमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ग्रेट हिमालयन रेंज की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन एज। तो ये भी हम लोग क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कि पश्चिम घाट को हम महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट से क्या क्या रिकॉल आना चाहिए कि ये नैरो होते हैं, हायर होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस हमारे ईस्टर्न घाट्स होते हैं, और इसी वजह से इनको क्रॉस करने के लिए पासेस की जरूरत होती है, जैसे ताल घाट, भोर घाट, पाल घाट। पाल घाट नीलगिरी को अब अनामलाई से कनेक्ट करता है, नीलगिरी से याद आना चाहिए वेस्टर्न ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट होता है। नीलगिरी में आपका सेकंड हाईएस्ट पीक दौड़ा बेटा है, और आपका अनामलाई हिल्स में अनाईमुडी है जो कि आपकी हाईएस्ट पीक है, 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये भी पूछ चुके हैं आपसे अनाईमुडी के बारे में। थाल घाट की अगर बात करें तो मुंबई से कनेक्ट करता है पुणे को, भोर घाट, सॉरी, मुंबई टू पुणे भोर घाट, और थाल घाट कनेक्ट करता है मुंबई टू नासिक को, ठीक है। ये पासेस हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे आपके वो भी होते हैं जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपके नैरो हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपके वाइड है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़ा सा म्यूटिलेटेड टाइप है। विंध्या से याद आनी चाहिए कि विंध्या रेंज जो होती है हमारी, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, सद्भावना शिखर है, ठीक है, सद्भावना शिखर, जिसको पीक ऑफ गुडविल भी बोलते हैं, जो कि आपको एमपी में देखने को मिलेगी। खादर की अगर बात करें तो खादर होती है हमारी न्यूअर एलुवियम, जो हमारी नई जलोढ़ होती है, न्यू एलुवियम होती है, उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। ओल्ड एलुवियम होती है हमारी भांगर। खादर से हमें याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, कुछ भी तो नहीं याद आना चाहिए, आना चाहिए एलुवियम से हमें याद आना चाहिए कि एलुवियम जो एलुवियल सॉइल होती है वो रिच होती है पोटैश में, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इट इज़ इट कि आर एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल इज rich in potash and poor in
फॉस्फोरस, ये हमने चीज़ देखी थी। इंडिया का 40% एरिया तकरीबन ये कवर करके रखता है। बाकी खादर से ये भी याद आना चाहिए कि जो हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहला बेल्ट होता है भांगर, है ना, फिर होता है तराई, फिर होता है एलुवियल फ्लड प्लेन। एलुवियल फ्लड प्लेन के 2 टाइप होते हैं, खादर न्यू एलुवियम, भांगर ओल्ड एलुवियम। जो ये भाबर होता है, भाबर बेल्ट, यहाँ पे हमारी जो रिवर्स आती हैं वो मतलब गुम हो जाती हैं किसके अंदर, बड़े बड़े पत्थरों के अंदर, ठीक है। फिर री एमर्ज करती हैं तराई में, जो कि आपका मार्शी और स्वैम्पी एरिया, जहाँ पे आपको नेशनल पार्क दुधुआ जैसे देखने को मिलेंगे। किस स्टेट में दुधुआ, जरा ये बताइए। अच्छा, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, जरा ये भी बताइए जल्दी से। तो गोंडवाना अगर बात करें, गोंडवाना से क्या आना चाहिए कि हमारा अर्थ पहले जो था पूरा लैंड मास एक साथ था, पूरा पानी एक साथ था। जो पूरा लैंड मास एक था उसका नाम दिया गया पैंजिया, और जो पूरा पानी एक साथ था उसको बोला गया पैंथलासा। जो अभी आप कॉन्टिनेंट देखते हो ना, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के बीच में आपका मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं था, सब जुड़े हुए थे, पैंजिया पैंथलासा। फिर हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने। इन्होंने बोला था ये टूटे थे और धीरे 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 ये माइग्रेट करना चालू हुए। पैंजिया 2 हिस्सों में टूटा, एक बोला गया लॉरेसिया, ठीक है, और कुछ प्रोनाउंस मत करिएगा, और गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, और इसको भी गोंडवाना लैंड प्रोड्यूस करिएगा, और कुछ नहीं। तो ये अगर हम बात करें तो इसमें टूटा, फिर फर्दर हमारे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते गए, और 7 कॉन्टिनेंट्स जो आप देखते हैं वो धीरे धीरे वो किए, और आज भी ये हल्के हल्के ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी एल्फ्रेड वेगनर ने। एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी मैं बार बार बताता रहता हूँ बिकॉज ये पूछा जा चुका है, हैरी हेस ने दी थ्योरी इसको, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को। क्लियर है? तो गोंडवाना लैंड वो होता है। और कुछ मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाँ, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, जैसे माधव नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ये सारे आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, कूनो नेशनल पार्क भी तो है। मैंने पूछा था चीता कहाँ से इंपोर्ट किए गए थे, ठीक है, तो चीता आपके इंपोर्ट किए गए थे, अब मुझे याद आ रहा है, नामीबिया से 8 किए गए थे पहले, फिर साउथ अफ्रीका से फिर 12 किए गए, तो उनमें से काफ़ी डेथ भी कर चुके हैं, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू इज़ दिस, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? EPROM का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है, सेशन होता है ख़त्म। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अब बताइए शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे वीडियो को, बताइए, शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए जल्दी से। अच्छा, मैं कुछ का देखता हूँ, 1-2 का, जैसे कि कोई वीडियो शेयर करते हैं, सर इस चैनल ने आपके बारे में बताया, इस चैनल ने आपके बारे में बताया, तो जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहे होते हैं उनके मैं वहाँ पे कमेंट देखता हूँ कि भाइयों मत देखना, ऐसे ही है ये, ठीक है, पर हमारे से इस चैनल बहुत टाइम वेस्ट होता है नोट्स बनाने में, मत देखना, ऐसे ही है। और यहाँ पे भाई साहब ने कमेंट कर रखे होता है यहाँ पे मतलब हर वीडियो में कमेंट दिखता है, तो ऐसा ना करें, ठीक है, कर भला तो हो भला, बाकी आपकी मर्ज़ी। बाकी मिलते हैं कल। PPT परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसकी PDF, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नोट्स हैंड रिटन फॉर्मेट में चाहिए, परमार अकेडमी ऐप पे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।